दोस्तों आंखों देखी में आपका स्वागत है। भाव कल उपलब्ध नहीं थे तो ये प्रोग्राम कल नहीं हो पाया। आज भी दोपहर को होना था, फिर एक ये बात हुई कि चुनाव आयोग डेट्स डिक्लेयर कर रहा है चुनाव की, तो थोड़ी देर उसका इंतज़ार ही कर लिया जाए। भाव नमस्ते, आपका घूमता आईना पर स्वागत है। और ये देखिए आप पांच स्टेट्स के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। एक बार दिखा दें डेट्स प्लीज, क्या क्या तारीखें हैं, तो एक नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हो रहे हैं, 23 और 29 को। तमिलनाडु में 23 को, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, केरल में 9 अप्रैल, असम में 9 अप्रैल। यानी कुल मिलाकर केवल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, बाकी जगह एक एक चरण में होगा और सबके नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। तो भाऊ, ये एक ऐसे चुनाव तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमाम लोगों का मानना है कि इस बार खास तौर से 3 स्टेट्स ऐसे हैं, बल्कि 4 स्टेट, मतलब अगर पौंडीचेरी को ना लिया जाए तो केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया और असम हो गया। इसमें अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एक तरह से, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये एक तमाम लोगों का ये मानना है, तमाम लोगों का ये कहना है कि ये चुनाव असाधारण है, इससे देश की दिशा और दशा दोनों ही तय होगी। तो इसके पहले कि इन चुनावों के बारे में हम डिटेल से बात करें, भाऊ एक आपका जल्दी चारों, पौंडीचेरी को 2 मिनट के लिए किनारे कर देते हैं, बाकी जो ये 4 बड़े राज्य हैं उन चारों पर आपका एक मैं आकलन चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इसमें कैसे प्लेस्ड है और किसकी जीत की उम्मीद कहाँ आप देख रहे हैं। बंगाल से ही शुरू करें बाबू। बंगाल में 3 बार ममता आई है और इस बार उनका पूरा स्टेक लगा है कि बचेगी कि नहीं। उनको जो जिस ढंग से ममता बौखलाई है, तो मुझे लगता है कि वो हार रही है, यानी वही बता रही मैं हार रही हूँ। दूसरी बात है कि असम में तो पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने जीत लिए। केरला में पिछले 2 चुनाव लेफ्ट फ्रंट ने जीते। इस बार माना जा रहा है कि बदल होगा तो कांग्रेस जीतेगी। और तमिलनाडु में अभी पता नहीं चल रहा है एडीएमके कितनी, लेकिन डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु और केरल दोनों बीजेपी के बाहर की बात है। अगर वो पैर जमाकर खड़ी हो तो भी बहुत हो गया। जैसे स्कूली कक्षा में होता है ना, पहली दूसरी तीसरी में जाते हैं तो भी बहुत रहता। ये तो बाकी जो 2 स्टेट है वो बोर्ड की एग्जाम है, ऐसा फर्क मैं मानता हूँ। असम और तमिलनाडु, सॉरी असम और बंगाल। अच्छा, ये केरल में आप क्या स्थिति देख रहे हैं भाऊ? क्योंकि केरल में बताते हैं कि बार बार सरकार बदलती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वामपंथी मोर्चा वापस सत्ता में लौट आया है, जबकि हाल में अभी वहां पे जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कांग्रेस ने एक हद तक स्वीप किया है। तो ऐसे में केरल में आपको क्या समझ में आता है? देखो 75 से है ना, इमरजेंसी जब थी तब मुझे मालूम है कि पहली बार यूडीएफ जो बोला जाता है वो पहली बार उस वक्त बना था जिसमें सीपीआई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर यूडीएफ बना था। तो सीपीएम को अलग छोड़ना ये उसका ये था। और अच्युत मेनन शायद उसके चीफ मिनिस्टर थे। और ये शायद देश की हिस्ट्री में वो पहला चीफ मिनिस्टर है कि जो कांग्रेस ने सपोर्ट किया और 5 साल चला सीपीआई का। यानी कांग्रेस जिस गठबंधन में है और दूसरी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, ऐसे चला हुआ एक ही चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री में है। वरना कांग्रेस के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बहुत बने लेकिन चले नहीं, ये चला था। और वो यूडीएफ बना, वो इमरजेंसी की बात है, 75 के बाद की बात है। तो उसके बाद यूडीएफ छोड़कर
लेफ्ट फ्रंट जो थी उन्होंने, और सारे कभी मुस्लिम लीग उनके साथ जाती रही, इनके साथ आती रही। फिर क्रिश्चियनों की पार्टी है जो केरला कांग्रेस बोली जाती है, तो वो भी कभी इनके पास गई, कभी इनके पास गई। अब उनके दो धड़े हैं शायद, क्या मणि गुट और दूसरा एक कोई गुट है केरला कांग्रेस का, लेकिन वो बेसिकली क्रिश्चियन पार्टी है। तो मुझे लगता है कि केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। एलडीएफ पिछली बार रिपीट हो गई, यही बहुत। और इससे भी बढ़िया अगर केरल की बात है ना, तो 75 से लेकर ये मोदी का जमाना 2000, हम बोल सकते हैं कि 2016 की बात करें हम, तो 16 तक केरल की जो चुनाव की नीति थी, वो आधे % से भी ये सत्ता जाती थी, वो आती थी। बहुत बड़ा परसेंटेज का फर्क नहीं है, आधा % लेफ्टिस्ट का बढ़ गया और आधा % यूडीएफ का खत्म हो गया, कम हो गया। तो इन्होंने सत्ता गंवाई, उनको सत्ता मिली। 0.5% से फर्क पड़ता है, 0.5% से, क्योंकि पूरा चुनाव दो धड़े में बढ़ गया था। लेकिन 2014 के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अमित शाह जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उन्होंने बड़े प्रयास किए हैं कि जहां बीजेपी का कोई है ही नहीं, वहां जाकर बीजेपी का बीज लगाना, बोना, ये काम शुरू किया। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज तमिलनाडु हो, केरल हो, पुदुचेरी हो, ऐसे जो देश है, या कर्नाटक पहले भी था, लेकिन आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यहाँ बीजेपी का बीज बोया गया। हाँ, उसका कोई पौधा निकल कर भी आया है, हम देख रहे हैं। अब पौधे से पेड़ बनने में तो टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जिक्र किया केरल का, जब पहली बार कांग्रेस के सपोर्ट से अच्युत मेनन चीफ मिनिस्टर बने थे, उसी वक्त की बात है। एक साल पहले 74 में गुजरात का चुनाव हुआ, तो गुजरात में उस वक्त की बीजेपी यानी जनसंघ जो था, उसके 4 या 6 एमएलए थे सिर्फ गुजरात में, 4 या 6 थे। और उनके सपोर्ट से बाबूराव पटेल, संगठन कांग्रेस के, इंडी और कांग्रेस के दो धड़े थे, और तीसरा एक प्रभावशाली पार्टी वहां थी, वो सोशलिस्ट पार्टी थी, पुराने समाजवादी नहीं, सोशलिस्ट पार्टी थी। तो कांग्रेस छोड़कर गुजरात में अगर कोई बड़ी पार्टी होती थी तो सोशलिस्ट पार्टी थी, आज उसका नामो निशान बचा नहीं है। और 4 से लेकर आज बीजेपी को वहां कोई हरा नहीं सकता पिछले 6 चुनाव से। तो बीजेपी ढंग से बढ़ती है। तो बीजेपी ने केरल में पिछले 10 सालों में, मैं मानता हूं कि आहिस्ते आहिस्ते दो धड़ों में बंटने वाली जो चुनाव की रणनीति थी, उसमें तीसरा पोल लाकर खड़ा कर दिया कि तीसरा एक ग्रुप है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। भाव गुजरात की मुझे लगता है केरल से इसलिए तुलना नहीं हो सकती क्योंकि केरल में एकदम डेमोग्राफी बदल गई है। भाव आप देखें, वहां पे जो ईसाइयों की जनसंख्या है, वहां जो मुस्लिमों की जनसंख्या है, तो एक पूरी डेमोग्राफी बदल गई है जो गुजरात में इस हद तक देखने को नहीं आती। नहीं, देखो, ये डेमोग्राफी हम एनालिस्ट है, उनके दिमाग में ज्यादा होती है, मैं मानता हूं। देखो, 2014 के पहले तक एक बात जोर शोर से नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बोली जाती थी, आप मुस्लिमों को अलग रखकर सरकार नहीं बना सकते, ये बोला जा रहा था। मोदी ने बिना मुस्लिम सपोर्ट के सरकार बनाकर दिखाई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने कुछ 10 मुस्लिम भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, फिर भी मेजॉरिटी में आए। तो ये क्या होता है, हम कुछ एक तय करते हैं आधार, और उस आधार पर हमारी आइडिया बिल्ड करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते अगर वो प्लॉट बचा नहीं तो बिल्डिंग भी बचती नहीं। तो ये तरीका होता है। अब देखो, आप जो केरल के बारे में बोल रहे हो, केरल के बारे में एक आपको समझना पड़ेगा। मुझे याद है कुछ 20-25 साल पुरानी बात होगी, एक टीवी के डिबेट में, मैंने नए टीवी आए थे, NDTV वगैरह, स्टार टीवी, तो उस चुनाव में मैंने एक डिबेट सुना था। मैं
मैं पत्रकार तो हूं, लेकिन उसमें एक वायलर रवि नाम के कांग्रेस नेता का जो आर्गुमेंट हो, वो सुनने के बाद मैंने केरल की तरफ बारीकी से देखना शुरू किया। तो उसने कहा था कि केरल में सीपीएम सेक्युलर पार्टी नहीं है, सीपीएम हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है। यानी एंटी हिंदू पार्टी अगर केरल में कौन है, तो केरल में एंटी हिंदू पार्टी कांग्रेस है और सीपीएम हिंदुओं की पार्टी है। और अब आप समझोगे कि सालों साल केरल में बीजेपी बढ़ी क्यों नहीं। तो उसका एक ही कारण था कि बीजेपी और आरएसएस की नहीं चलती थी, क्योंकि पूरा हिंदू नायर या इजावा कम्युनिटी जो है वो बल्कली हिंदू कम्युनिटी है। तो डेमोग्राफी जो बोल रहे हो ना, आज भी केरल की डेमोग्राफी में कुछ 52-53% हिंदू है, उसमें दलित भी है, दलित भी वहां के इजावा कम्युनिटी वो सेमी दलित वगैरह है, लेकिन वो खुद को हिंदू मानते हैं। नायर तो नायर और नंबूदिरीपाद ब्राह्मण कम्युनिटी है, पहला कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर बना वही ब्राह्मण था। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये बात है, और दूसरी बात डेमोग्राफी की हम बोलते हैं तो हिंदू छोड़ो, अगर 52-50% भी है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कम से कम 10-12%, 13% से ज्यादा है, और वो बल्कली आरएसएस की तरफ झुकने लगी है। तो जो डेमोग्राफी दिल्ली में बैठकर आप लोग करते हो ना, वो भूलो। केरल में त्रिवेंद्रम में जाओ तो पता चलेगा, क्योंकि लव जिहाद का सबसे बड़ा अगर कोई विक्टिम है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन बच्चियां है। और इसलिए अब जब डेमोग्राफी की बात करते हो ना, तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आरएसएस या बीजेपी का मतलब केरल में मुस्लिम नॉन मुस्लिम होता है। हाँ, पूरा का पूरा क्रिश्चियनों का कुछ 14-15% है बीजेपी के साथ, ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन अगर उसमें से 8-10% भी हो जाता है तो बड़ा फर्क पड़ता है, जो 20-25 साल पहले नहीं था। तो समय बदलता जाता है ना, समय बदलता जाता है। अभी अभी भाऊ मोहन भागवत गए थे तो उनको बताया गया था कि गुजरात केरल में आरएसएस ने 1 लाख ईसाई घरों में जाकर व्यक्तिगत कांटेक्ट किया है, 1 लाख। और जैसा कि आपने बताया, वहां पे तो बिशप वगैरह ने प्रोटेस्ट किया था कि लव जिहाद में हमारी लड़कियों को बहुत परेशान किया जा रहा है और ईसाई लड़कियों को बहुत कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये एक माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रियंका वाड्रा पहुंच जाती है, और ईसाइयों का पहला जो एक वोट बैंक है, वो पहला जो उनका रुझान है वो गांधी परिवार की तरफ है। तो मैं मानता हूं अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा केरल नहीं गए होते तो शायद भाजपा किसी हद तक सफल होती। इस बार कितनी सफल होगी नहीं होगी इसको आगे देखेंगे। आते हैं पश्चिम बंगाल पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के केवल 25 मिनट पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता मार्च 2026 से देने की घोषणा कर दी। अच्छा, ये सालों से एजिटेशन हो रहा था, ममता दे नहीं रही थी, और आपने देखा था कितना एजिटेशन हुआ, कितना बवाल हुआ। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे पहले, डेट्स अनाउंस होने के आधे घंटे पहले आपने कर दिया। बल्कि किसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा भी कि ऐसे ममता कैसे कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मैं डेट्स नहीं अनाउंस करता तब तक आप मान लीजिए आचार संहिता नहीं लगी। आचार संहिता अब से लगी है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये ममता ने अनाउंस इसलिए किया है क्योंकि उनको पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि इस हालात में पेमेंट कर नहीं पाएंगे और कह देंगे जब मैं सरकार में लौट के आऊंगी तब करूंगी। तो बहरहाल उनकी सब बातों का कितना फर्क पड़ता है और कितनी फर्क नहीं पड़ता है ये तो हम आगे देखेंगे। उन्होंने पुरोहितों और मोज्जिन वो होते हैं जो अजान देते हैं, जो दिन में 5 बार चिल्लाते हैं लाउड स्पीकर पर, इनको मोज्जिन कहते हैं। तो पुरोहितों और मोज्जिनों की भी मानदेय उनका भी बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया अभी बताया नहीं, लंबा चौड़ा मैंने देखा उन्होंने पोस्ट किया था। तो अब ये ममता हर तरफ से परेशान नजर आ रही है भाऊ, और जिसे मैं हमेशा कहता हूँ डर गया तो मर गया वाली बात है। उनका डर, उनका खौफ नजर आ रहा है। जो लोग ममता के पीठ पीछे वोट नहीं दे सकते थे वो ममता के मुंह पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने कल प्रधानमंत्री की रैली देखा किस तरह झड़प हुई और कितनी बड़ी रैली हुई और ऑल दैट। अब एक बात जो मुझको समझ में आ रही है कि ममता हो गई और स्टालिन हो गए, इन दोनों को खास तौर से, इतना तो मैंने वामपंथियों को नहीं देखा, इन्होंने संघीय व्यवस्था को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। भाई ये बिगर क्वेश्चन है, एक लार्जर क्वेश्चन है विमर्श का
जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्टालिन उनकी विजिट का बायकॉट कर देते हैं, ममता मोदी की विजिट का बायकॉट कर देती है। फिर स्टालिन ने तो बाकायदा डीएमके से एक कमेटी बना के इस बात की घोषणा कर दी कि तमिलनाडु में गवर्नर की जरूरत ही नहीं है, केंद्र का कोई प्रतिनिधि रहेगा ही नहीं, और ममता ने राष्ट्रपति को ही बेइज्जत कर दिया। तो आपको नहीं लगता है भाव कि केवल मुख्यमंत्री या सत्ता बदलने से ज्यादा बहुत कुछ दांव पे लगा इन स्टेट्स, खासतौर से तमिलनाडु और बंगाल, देश का लोकतंत्र दांव पे लगा? तमिलनाडु पर इतना दाव पर लगा ऐसे मैं नहीं मानता। अभी भी स्टालिन बौखलाया दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ममता बौखलाई है। ये जो इसने किया है ना, वो उसका ही सबूत है, वो हार रही है। और अब देखो, आप बाकी की बातें छोड़ो, मुझे लगता था कि बंगाल में चुनाव होगा ही नहीं। मैं ईमानदारी से बोलूंगा, पिछले 1-1.5 महीने से मैंने जिनसे बात की है, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे नहीं लगता बंगाल में चुनाव होगा, क्योंकि 7 मई को बंगाल विधानसभा की टेन्योर खत्म हो रही है। अगर उसके पहले चुनाव नहीं होता, क्योंकि 8 दौर का 7 दौर का वोटिंग होगा, तो इन्होंने तो 2 दौर में 2 फेज में खत्म करने का सोचा है। इससे फर्क हमें दिखाई देता है कि चुनाव आयोग कितना कॉन्फिडेंट हो गया है। जो चुनाव आयोग पिछले 3 चुनाव 7 या 8 फेज में करता था, वो चुनाव आयोग अगर आज 2 फेज में चुनाव करने की हिम्मत दिखा रहा है, और ममता दूसरी तरफ हर चीज में बौखलाई दिखाई दे रही है, तो मुझे तो वो पड़ोसन फिल्म की वो सीन याद आता है। वो ऐसा हाथ उठाकर सुनील दत्त पहलवान होता है, वो थप्पड़ मारने के लिए आगे जा रहा है, और वो मद्रासी बना हुआ महमूद उसका बोलता है, बोला आगे मत आना, बोला आगे मत आना। याद है वो सीन? और आखिर में वही बोलता है। आप में से जिन लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो, वो फिल्म देख लें, तभी आप भाव के इस कमेंट को समझ पाएंगे। भाव पड़ोसन फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में वो क्या बोलता है, तुम आगे आएगा, यानी ऐसा लगता है कि वो उसको डरा रहा है, सुनील दत्त को डरा रहा है। इस टोन में बोलता है, तुम आगे आएगा, तुम आगे आएगा तो हम पीछे जाएगा। तो ममता महमूद की भूमिका में दिखाई दे रही है, और चुनाव आयोग सुनील दत्त की भूमिका में दिखाई दे रहा है। देखो, सुनील दत्त बोलता नहीं उस शॉट में, सुनील दत्त सिर्फ ऐसा हाथ उठाकर चल रहा है, और जो जो बोल रहा है वो सब महमूद बोल रहा है। तो बोल रही है ममता, ज्ञानेश कुमार बोल भी नहीं रहा है। उसको बोला, वो पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके खिलाफ तो इम्पीचमेंट आ रहा है वगैरह वगैरह, वो बोले उस पर नहीं बोलेंगे। तो वो जो सीन है वो बता रहा है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस आत्मविश्वास से सुनील दत्त वहां आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही चुनाव आयोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो नतीजा आपके सामने है, देखो या ना देखो, या 4 मई को देखो, कोई बात नहीं। ममता हार रही है तो मैं पहले से जानता था, लेकिन आज की तारीख में इसका कारण साफ है। और जिस ढंग से टाइम टेबल है, तुम देखो, बंगाल के चुनाव 23 और मेरा ख्याल है 29 मई को वोटिंग होगी, और 23 और 29 अप्रैल को होगा वोटिंग, और 4 मई को काउंटिंग है। तो एक बात समझ लो कि बाकी सारे चुनाव जो है एक एक दिन में फिनिश हो गए, एक दिन में फिनिश होने वाले। तो बाकी जगह का भी फौज फाटा जो है, पुलिस या सीआरपीएफ या जो कुछ सेंट्रल फोर्सेस है, वो उठा के बंगाल में इमरजेंसी में लाने की तैयारी में रखे जाएंगे। अगर 8 के जगह 2 फेज में खत्म करना है तो वायलेंस बिल्कुल नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस वोटर में पैदा किया जा रहा है। और दूसरी बात एक है कि पिछले बार चुनाव नतीजे आने के बाद वायलेंस हुआ था, तो उसमें जिनको मार लगी है वो आज मार से डरने वाले नहीं है, वापस आके बंगाल में बसे हैं। तो वो मेंटली रेडी है, वायलेंस होगा इसके लिए, और होगा तो उसको जवाब देने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती रहेगी। ये आप समझ लो। तो इसलिए देखो, हमें एक फिल्म की बात बताता हूं। फिल्म में आप देखते हो ना,
तो कई बार हमें लगता है कि आवाज से तो अमिताभ को हम पहचानते हैं, लेकिन पर्दे पर अमिताभ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जिस अनुपम मिश्रा को एड्रेस कर रहा है, उस अनुपम मिश्रा का चेहरा हमें दिखाई देता है, आवाज अमिताभ बच्चन की आ रही है। तो अमिताभ बच्चन के बोलने की और आवाज की और शब्दों की जो रिएक्शन है वो दिखाने की डायरेक्टर कोशिश करता है। तो बंगाल के पर्दे पर देखो आप ममता का चेहरा देखो, तो आपको पता चलता है कि सामने वाला बोल भी नहीं रहा है, फिर भी ये इतनी क्यों रिएक्ट हो रही है, ये इतनी क्यों बौखलाई। तो अब ये सब तमाशा करने के बावजूद अभी होना हुआ नहीं, तो आपने बोला नहीं ये कोई मोहसिन है, पुरोहित है, उनको या किसी पेंशन का वो चलेगा। वो डरने का सबसे बड़ा सबूत है कि हाथ से छूट रहा है। तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। देखते आगे क्या होता है। देखिए भाव ने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि देखिए पांडिचेरी में, केरल में और मतलब 3 जगह चुनाव आप देखें, पांडिचेरी, केरल और असम, इन तीनों जगह 9 तारीख को चुनाव निपट जाएगा। तो सरकार के पास 14 दिन का समय होगा तमाम सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ लाके उसको बंगाल में लगाने के लिए। दे विल हैव, मतलब 2 हफ्ते का समय होगा उनके पास। तो ये बात सच है कि बंगाल में बता रहे हैं कि 2011-12 जैसा चुनाव होगा जिसमें सेंट्रल फोर्सेस इतनी जबरदस्त लगी होंगी। और देखा कि अभी चुनाव आयोग अभी से फोर्सेस पहुंच गई हैं, पहले से पहुंच भी गई, उनका डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है और चुनाव आयोग उनको काफी अभी से रगड़ भी रहा है कि साहब आप लोगों को से काफी काम लेना है। एक बात बहुत जो मैं देख रहा हूं अभी, मैं अपने व्यूअर्स को भी देख रहा था, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये भी देख रहा था कि ये प्रेसिडेंट रूल की बात जमाने से हो रही है। मैं भी कह रहा हूं बार बार कि ममता बनर्जी अपने जाल में फंस गई। अब ये बताइए भाव कि 60 लाख डिस्क्रिपेंसी वाले मामले फंसे हुए हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 60 लाख मामलों में 500 से ज्यादा जजेस लगे हुए हैं। उसके बाद भी अभी केवल 12 लाख मामले तय हुए हैं, 48 लाख, 48 लाख, यानी कि 60 लाख में 48 लाख, 60 लाख से 48 लाख मामले अभी बाकी हैं। 23 तारीख को चुनाव होना है, 35 दिन, 36 दिन, 37 दिन बाकी हैं। डेढ़ महीना भी नहीं। आप देखिए 1-1.25 महीने में ये 50 लाख मामले, 48 लाख मामले कैसे तय हो जाएंगे भाई। वोट पड़ने के पहले ये 48 लाख मामले तय होने हैं, तभी तय होगा कि कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। अब अगर ये 23 तारीख तक तय नहीं हो पाएंगे तो अपने आप यहाँ पे डेट टालनी पड़ेगी और फिर चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही होगा। आप परफेक्टली टीएमसी के नेता की तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि एक भाव ने पहले मेरी तुलना ममता से की, फिर और नीचे लाए, टीएमसी का नेता बनाया। चले भाव, ऐसा मैं क्यों बोल रहा है समझ लो, क्योंकि आप उनकी तरीके से सोच रहा हो, मैं चुनाव आयोग की तरीके से सोच रहा हूं, ये फर्क है हमें। आप जिसको जाल समझ रहे हो, आप जिसको फंदा समझ रहे हो, वो फंदा है ही नहीं। आप समझ लो कि आपको वोटर लिस्ट का पता नहीं है और आप उस पर तमाशा करते बैठोगे तो उम्मीदवार खड़ा कैसे करोगे। आपको पता नहीं है बॉलर कौन है और बैटिंग के लिए भेज दिया है, समझे आप। वोटर लिस्ट तो कंप्लीट होती जाएगी, वोटर लिस्ट जब होगी कंप्लीट होगी, तो आप अभी उस पर तमाशा करते बैठोगे तो चुनाव कैसे लड़ोगे। आपको चुनाव होना है, सामने फील्डिंग लगनी है, बॉलर आने वाला है, वो बॉलर कौन है, उनका ड्रेस कौन सा है, वो कौन सी पॉइंट पर खड़ा होगा पता नहीं है, लेकिन आप स्टंप के पास जाके खड़ा हो जाओ, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। मुझे टीएमसी का नेता, मुझे ममता बनर्जी ही समझ के बता दीजिए कि आने वाले 35 दिन के अंदर 48 लाख मामले, 48 लाख मामले कैसे तय होंगे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, जब तक ये मामले तय नहीं होंगे तब तक वोटर रोल तैयार नहीं होगा, वोटर रोल तैयार नहीं होगा तो वोटिंग नहीं होगी। मुझे किसी भी हालत में 23 अप्रैल के पहले ये मामला सॉल्व होते नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा ना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको वोटर लिस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अगर पिछले 2-3 महीने से अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लग जाना चाहिए था। वोटर जो कुछ, आप कोई पर्सनल जानते हो उनको, शादी का कार्ड देने जा रहे हो? नहीं, आप वोटर कार्ड देने जा रहे हो कि भाई आओ हमें वोट दो। जो भी घर में 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, जो घर से निकलेगा हमें वोट दो, ये कहने के लिए जाना था आपको। तो आप नहीं, आपके घर में कितने हैं, कितने लोग खाना खाने शादी में आने वाले हैं, इसकी चिंता में लगे हो। और खाना तो बाद में होता है, शादी के लिए दूल्हा दुल्हन जरूरी होती है, पंडाल लगना जरूरी होता है, फूल वगैरह सजावट जरूरी होती है, उसकी तो आपने तैयारी नहीं की है। और आप बोलेंगे ठीक है खुले मैदान में शादी कर लो, अब जो आएगा वो खाएगा। और खाने के लिए हलवाई आपने नहीं बुलवाया है, कैटरर नहीं तय किया है। वही तो बोल रहा हूं, फांसी का फंदा वो है। आपको चुनाव क्षेत्र में जाकर काम करना था और आप उसी में फंस गए कि वहां नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, आप चुनाव आयोग जा रहे हो, आप रास्ते पर चौराहे पर धरना लेके बैठ गए हो। और आरएसएस हर गली कुचे में, हर बस्ती में जाकर वोटर से मिल रहा है, पिछले 10 महीने से चल रहा है। इसीलिए मैं हंसा क्यों, मैं आपको टीएमसी के तरीके से सोचने वाला क्यों बोल रहा हूं। वो फॉरगेट इट, उनकी बात छोड़ दो। उनको अगर चुनाव जीतना है तो आपको वोटर के पास जाना पड़ेगा। जब मालूम है मुंबई में जो कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, उसके बाद जब सबसे ज्यादा कुछ 29 थे, उसमें से 25 मेयर तो बीजेपी के आ गए। उसके बाद जब प्रेस के सामने देवेंद्र फडणवीस आ गए तो उनको पूछा आपने इतना अच्छा हासिल कैसे किया? बोले सब क्रेडिट मीडिया का है, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। तो सब चौंक गए, कैसे? अरे आपने तो मीडिया में ठाकरे ब्रांड इतना जोर शोर से चला रहा था कि उनको भी लगा लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, ठाकरे ब्रांड तो जोर शोर से चल रहा है। लेकिन वो मीडिया में था और हम तो जनता के पास पहुंचे थे, तो हम जीत गए। तो उनको मीडिया में रोक के रखने का बहुमूल्य कार्य आपने किया है, तो क्रेडिट हमसे ज्यादा मीडिया का है। तो अगर इस ढंग से हम सोचे तो वो मैं टीएमसी का थिंकिंग मानता हूं। ममता को पिछले 3 महीने से एक काम करना जरूरी था, वोटर के पास जाना जरूरी था। अब ममता बैठी तो उसके सारे चमचे बैठ गए, उसके सारे सरदार शिलेदार बैठ गए। वोटर के पास पिछले 3 महीने से कौन गया? उसके लिए अब 23 दिन बचे हैं और 23 दिन में पता नहीं है कि इस घर में कितने वोटर है, क्या है, उसकी ही चिंता लगी हुई है। फॉरगेट इट, जो वोट करने आएगा वो वोट देने आएगा, उसमें से आपको वोट मिलना जरूरी है। और बस यही बात छोड़कर टीएमसी सब कुछ कर रही है। आखिर में वोटर लिस्ट में 100 लोग होते हैं, उसमें से 75-80% लोग वोट करते हैं, 20% वोट करते ही नहीं। तो आपकी कम से कम 20-25% मेहनत जो थी, वो जो वोटिंग करने नहीं आने वाले हैं उन पर खर्च हो गई है। बाबू ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, ममता अपने जाल में फंस गई है। इनफैक्ट ममता जब से धरने पे बैठी है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, बात सिर्फ ममता के प्रचार की नहीं है। टीएमसी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी विधायक हैं, वो भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो भी घर बैठे ममता की वजह से। ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, अपने जाल पे बैठे। लेकिन चलिए ये हो गया, 30 मिनट भी हो गए। 30 मिनट में आप और एक बात जाते सवाल देखो, डकवर्थ लुईस है। आप अगर उस टूर्नामेंट में उतरे हो तो बारिश हो गई, इतने ओवर कट हो गए, तो भी उसमें आपको रन्स निकालना पड़ता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो वोटर लिस्ट कैसी भी हो, उसमें से जो वोट देने आएंगे उसमें से ज्यादा वोट आपको पाना जरूरी है। ये अगर आप भूल गए हो तो आपने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया है। भाव चलते चलते 2 मिनट असम पे भी बात हो जाए। आपको मैं आधे घंटे से ज्यादा ना रोकने का मेरा वादा है, लेकिन आधा घंटा हो रहा है और असम पे बात के बगैर बात बनेगी नहीं। असम में
हेमंत बिश्वा शर्मा आपको बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो तो सीधे कह रहे हैं 22-23 सीट वो कांग्रेस की मुस्लिम बाहुल्य है, हम उसमें प्रचार करने ही नहीं जाएंगे, हमने अभी से दे दिया उनको। लेकिन उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस के अंदर भी टिकट वही दिलाएंगे। उनका ये भी दावा है कि हम 126 में से 100 से ज्यादा सीटें लाएंगे। असम में क्या हाल देख रहे हैं भाऊ आप? क्योंकि वहां पे भी जो आदमी कांग्रेस को लीड कर रहा है, गौरव गोगोई, वो मतलब जैसे राहुल गांधी के दो लोग खास हैं। उनको केरल में वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना है और असम में गौरव गोगोई को बनाना है। तो असम का क्या सिनारियो आपको नजर आ रहा है भाऊ? असम में से तो जितना एग्रेसिव वो हो गए, और असम में भी बांग्लादेश का जो बीच में एक साल जो कुछ हो गया, उसका बड़ा प्रभाव बंगाल पर, असम पर है। तो जो ताकत उसको मिल रही है वो मोदी से नहीं, हिमंता को जो ताकत मिली है वो बांग्लादेश से मिली है, समझ लो। असम के जो ओरिजिनल मुस्लिम है और उधर घुसे हुए बांग्लादेशी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल झगड़ा खड़ा कर दिया है। उसका फायदा भी उसको मिलेगा। वो जब बोल रहे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसका मतलब साफ है, मैं बांग्लादेशियों से बात नहीं करूंगा। ओरिजिनल मुस्लिम है, उनसे तो उनकी बात चलती रहती है। इसके अलग अलग वीडियो मैंने देखे। असमीज मुस्लिम जो है उनके साथ हिमंता का रिश्ता बहुत अच्छा पिछले 5 सालों में हो गया। जिस तरीके से उन्होंने वहां के जो मदरसे थे वगैरह वगैरह तोड़कर नए बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। तो वो असमी ओरिजिनल मुस्लिम है, वो बहुत तरीके से बदल चुका है और उसमें टुकड़ा डालने का काम इन्होंने किया है। और उस पर तड़का देने के लिए अपने ओवैसी साहब तो जाने वाले हैं। तो गोगोई ने जो कुछ मदद की है उसका फायदा भी हिमंता को मिलेगा। असम की चिंता मुझे नहीं है। मेरा ध्यान पूरा का पूरा बंगाल पर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको शायद बताया था कि 1-1.5 महीने पहले मुझे कुछ आरएसएस के लोग मिले थे, उनसे बात की थी बंगाल के बारे में। तो उन्होंने उस वक्त बोल दिया था कि हमने बंगाल 50-50 पर लाके रखा है और अगले 1.5-2 महीने में हमको वो 65-35 करना है। तो ममता बुरी तरह से हारेगी, ये मैं आज बोल सकता हूं। मेरा बेसिक आंकड़ा 150 है, लेकिन क्या जानो 175-180 तक जा सकता है, लेकिन हारेगी पक्का। तो दोस्तों, भाऊ का मानना होता है कि मुझे आधे घंटे से ज्यादा ना बुलवाया जाए, लेकिन चलते चलते एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हम इसको खत्म करेंगे। 150 हो सकता है, 170, 180। मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि हम लोग वहां पे जयपुर में थे, तो मैंने ऐसी मंच से बोल दिया कि मुझसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव की कितनी सीटें आ रही। मैंने कहा 25 सीट, 25 से 26 नहीं आएगी। प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं भाऊ पास गया, मैंने कहा भाऊ ज्यादा तो नहीं बोल गए? कह रहे नहीं, एकदम निश्चिंत रहो अनुपम, 25 से ज्यादा इसकी नहीं आएगी। और तेजस्वी 25 पे ही फंस गया। और भाऊ देखिए, अब वो 150 से 170, 180 की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ममता और स्टालिन का हारना इस देश की संघीय व्यवस्था, इसके लोकतंत्र, इसकी डेमोग्राफी और ओवरऑल हिंदू और हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक है। बाबू, आप हर हफ्ते आते हैं और इसको मतलब आप अपने अनुभव से हम सबको लाभान्वित करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।